सरस मेले का मुख्यमंत्री धामी ने किया उद्घाटन। प्रदेश भर से महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाएगा स्टॉल। सीएम धामी ने भी की खरीदारी। पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का कसा शिकंजा। आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। विदेशी नागरिकों से इंटरनेशनल फ्लाइट बुकिंग के नाम पर करते थे ठगी। उत्तराखंड में गुलदार का आतंक। 2 दिन में गुलदार के हमले की 3 बड़ी घटनाएं। चंपावत में 3 साल के बच्चे को उठा ले गया गुलदार। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी शुरू। श्री हेमकुंड साहिब में बर्फबारी के बाद दिखा मनमोहक नजारा। सुबह शाम महसूस होने लगी ठंड। 2 नवंबर को बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। 6 महीने के लिए शीतकालीन प्रवास। मुखवा में विराजमान होगी मां गंगा। 7,40,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। नमस्कार, खबर भारत 360 में आपका स्वागत है। मैं हुमायूं सिद्दीकी और रुख करेंगे खबरों की ओर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज भू बैकुंठ नगर बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उनका स्वागत स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की है। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इसके बाद रावत ने बद्रीनाथ धाम के होटल एसोसिएशन के कारोबारियों के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें कारोबारियों ने अपनी समस्याएं उनसे साझा की। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी समस्याओं को ध्यान से सुना और भरोसा दिलाया कि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जय बद्री विशाल। आज हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वर्तमान में हरिद्वार के सांसद हैं, वो बद्रीनाथ में भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने आए थे और हम लोग यहाँ पे स्थानीय निवासी उनको मिले। यहाँ की मूलभूत समस्याएं जो हैं, प्राधिकरण से संबंधित जो समस्याएं हैं, उसके बारे में उनको अवगत कराया गया और विशेषतः यह कहा गया कि जो यहाँ पे सरकारी मानक और जो प्राइवेटों में अंतर रखा गया है बिल्डिंगों का हाइटों में, जैसे कि सरकारियों में इन्होंने जो है 12 मीटर हाइट रखी है और प्राइवेट में 6.5 मीटर हाइट रखी है, उसको समांतर किया जाए और इसके साथ साथ जो है स्थानीय भूमि को जो है कॉमर्शियल में कन्वर्ट किया जाए। और जिन लोगों ने यहाँ पे जमीन दी है उनकी भूमि को इन्होंने ग्रीन जोन में रखा है, तो इसके लिए हमने ज्ञापन दिया है और माननीय सांसद जी का आश्वासन था कि जरूर हम इसमें जो है बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से और इसको जरूर परिवर्तन कराएंगे। ऐसी हमारी उम्मीद भी है। जय बद्री विशाल। उत्तराखंड में शुष्क मौसम के बीच कुछ स्थानों पर आंशिक बादल मंडरा रहे हैं। मध्यम हवाओं के चलते पर्वतीय क्षेत्रों में ठिठुरन बढ़ गई है, जबकि मैदानी इलाकों में गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना बताई जा रही है। पिछले 2 दिनों से देहरादून में सुबह चटक धूप खिलने के बाद शाम को बादल भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं देहरादून में दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ रहा है, जहां अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार अगले दिनों में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। बदलते मौसम को देखते हुए बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि जो अक्टूबर का महीना हमारा चल रहा है और ये अब 1 तारीख से जो भी सीजन के लिए बात करें तो ये हमारा पोस्ट मानसून सीजन या फिर इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन। तो इसमें तो ज़्यादा एक्टिविटी तो आपकी पेनिसुलर इंडिया पे होती है। तो इस समय आप देखें अभी पूरे करीब हमारे जो है आधे महीने से भी ज़्यादा हो गया है। आज अगर डेट की बात करें तो आपकी जो है 18 तारीख हो गई है, ठीक है। तो इसमें अभी तक जो रेन हमको मिलनी चाहिए थी उतनी है नहीं, -93% डेफिशिएंट है। तो ये नया सीजन जो 1 अक्टूबर से शुरू होता है पोस्ट मानसून का, तो 18 दिन उसके हुए हैं। हालांकि अभी आगे के मंथ है, नवंबर है, दिसंबर है, तो अभी तक जो रेन है वो कम है। जबकि ये रहता था कि जनरली जैसे मानसून रिट्रीट करता है तो कुछ एक्टिविटी जो है आपके अक्टूबर महीने में मिल जाती थी शुरू में, खास कर देखें तो इस बार वो भी जो है कम रही है, ठीक है। तो उसी की वजह से आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो है जो टेम्परेचर है आप ज़्यादातर दिन देखेंगे तो वो सामान्य से ऊपर ही है। 2 से 3 डिग्री, कभी 4 डिग्री तक भी रहे
और इस समय भी देखेंगे तो सामान्य के करीब आसपास है, 1 डिग्री के आसपास ऊपर नीचे आप कह सकते हैं, 1 डिग्री के आसपास वो ऊपर है। तो तापमान तो सामान्य के आसपास अब हैं। उत्तर पश्चिम हवाएं जो है अगर रहेंगी तो उसमें भी टेम्परेचर तो जो आपके सामान्य के आसपास हो रहेंगे। तो वैसा फ्लो अभी दिख रहा है, रहेगा। तो मैं कहूँगा टेम्परेचर सामान्य से कम तो नहीं जाएंगे, पर हाँ ये कि सामान्य के आसपास ही ये बने हुए रहेंगे अभी अगर 1 वीक तक की भी बात करें। क्या प्रभाव इससे? डोईवाला के शहीद दुर्गा मल राजकीय सकोतर महाविद्यालय में कला विभाग ने छात्र छात्राओं को कला के प्रति जागरूक करने के लिए एक एग्जीबिशन का आयोजन किया है, जिसके तहत महाविद्यालय की कला विषय की छात्राएं सुंदर सुंदर आकृतियों को दीवार पर उकेर रही हैं। जैसा कि देखा गया है, पाश्चात्य सभ्यता में दीवारों पर सुंदर सुंदर आकृतियों को उकेरा जाता था। वैज्ञानिकता के इस युग में छात्र छात्राओं का रुझान भी कला विषय की ओर कम और अन्य विषयों की ओर ज्यादा रहता है। इस तरह की एग्जीबिशन करने का यही उद्देश्य है कि छात्र छात्राएं कला विषय की महत्व को समझें। एक एग्जीबिशन टाइप की छोटी सी हमने कॉलेज स्तर पर लगाने की अभी फिलहाल कोशिश की है कि जिससे बच्चों के अंदर छुपी जो कला की प्रतिभा है वो निकल कर आए और बच्चे जागरूक होकर इस विषय की ओर ज़्यादा से ज़्यादा उन्मुख हो। इसी विषय के साथ हमने छोटा सा प्रयास महाविद्यालय स्तर पर किया है, जिसमें हम एग्जीबिशन का कल रखेंगे और हमारे जो महाविद्यालय के प्राचार्य हैं वो इस एग्जीबिशन का उद्घाटन हम उन्हीं के द्वारा कराएंगे। और अभी फिलहाल हमारी यही छोटी सी कोशिश को हम आगे भविष्य में बड़े स्तर पर लाने का हम प्रयास करेंगे। बच्चों से सर ये क्योंकि साइंस आर्ट का तो मुझे नहीं, लेकिन कला में थोड़ा सा लगना पड़ता है। आप पेंटिंग बना रहे हो तो उसके पीछे लगना पड़ता है और आजकल बच्चे शॉर्टकट ज़्यादा अपनाना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। उनको चाहिए कि शॉर्टकट हो। तो मेरा उनसे कहना है कि आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर भी मेरे पास जो बच्चे आते हैं शुरू में उनको उतना अच्छे से नहीं लाइन भी खींचना नहीं आता, लेकिन जब वो रेगुलर कॉलेज आते हैं, क्लास करते हैं, तो उनके अंदर जो कला की प्रतिभा है वो निखरती है। तो इसके लिए प्रयास सबसे ज़्यादा है कि आप कला में जितना प्रयास करेंगे अपनी उतनी कलाकृति आपकी निखर के आएगी, आपका टैलेंट उसमें आएगा। और ये पुराने ज़माने में जो आदि मानव थे वो अपने गुफाओं में समय व्यतीत करने के लिए भी बनाते थे। थोड़ा अपने मन को मतलब कुछ भी अच्छा दृश्य को भी दिखाते थे। इसमें पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, अपने शरीर को भी मतलब दिखाते थे। इस पुराने ज़माने में बहुत अच्छी पेंटिंग थी। आज के डेट में अब ऐसा कोई भी नहीं करता है और बहुत ईजी यूज़ करते हैं अपनाना। अब पहले की चीज़ें बहुत ज़्यादा, किसी भी चीज़ को करने के लिए मेहनत तो लगती है, पर वो अपने भी होता है कि हमें इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर बच्चों का इंटरेस्ट है तो वो एक पेंटिंग को मतलब 1 दिन में भी फिनिशिंग कर सकता है, 2 दिन में भी कर सकता है। कुछ चीज़ें बहुत डीपली और बहुत ही मतलब डिटेलिंग वर्क होता है तो उसमें समय लगता है। बहुत सुंदर भी बहुत होती है। मालती कलाकृति बना रहे हैं, क्या कलाकृति, इससे क्या फायदा? मेरा नाम वसुंधरा चमोली है, मैं ऋषिकेश की हूँ और मैं BA 5th सेमेस्टर की हूँ। और ये जो मैं आर्ट कर रही हूँ ये है मंडाला, जो कि बंगाल की एक पेंटिंग है, ट्रेडिशनल पेंटिंग। और क्योंकि हमारा कल आर्ट का जो विभाग है उसका एग्जीबिशन है कल, तो उसके लिए हम लोग ये मंडाला की पेंटिंग्स वॉल पेंटिंग्स कर रहे हैं। देखिए अभी जैसे बहुत सारे बच्चे जो आर्ट को मतलब परस्यू करना चाहते हैं, जो आर्ट में मतलब जाना चाहते हैं, पेंटिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं और उनको पता नहीं है सब्जेक्ट्स के बारे में कि कहाँ हमारे को मिल जाएगा, कहाँ नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट लाइक इनकी चीज़ों की वजह से हम लोग को नॉलेज होगा कि हाँ इस कॉलेज में भी लाइक कलाकृति है या कला से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, तो वो यहाँ पे इनरोल भी हो जाएंगे तो उनको हेल्प मिलेगी इस चीज़ को आगे पहुँचने। आर्ट में बहुत सारी तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, जैसे कि हम लोग पेंटिंग्स करते हैं उनको, और टीचिंग लाइंस में भी आर्ट का बहुत अच्छा फील्ड है, ठीक है। बाकी आप अपना पर्सनल काम भी कर सकते हैं। बहुत सारी गैलरीज लोग अभी खोल रहे हैं अपने आर्ट को परस्यू करने के लिए। बच्चे इसलिए नहीं अभी करते हैं ज़्यादा आर्ट परस्यू क्योंकि उनको लगता है कि बहुत कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन अभी जब सरकार आपको क्लासेस फ्री करवा रही है, आपको सब कुछ अवेलेबल है, तो आपको इनरोल करना चाहिए ताकि आप अपना पैशन भी फॉलो कर सकें और आपको लाइक ड्राइंग मतलब पॉसिबल हो।
भारत की तरक्की की कहानी के बीच पहाड़ों में बसे गांवों का दुर्भाग्य आज भी बरकरार है। एक ऐसा ही उदाहरण है डुमक गांव, जहां सड़क की अनुपस्थिति के कारण ग्रामीणों को हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। 17 वर्षीय रुकमणी देवी, जो जंगल में अपने पालतू जानवरों के लिए चारा लेने गई थी, अचानक घायल हो गई। ग्रामीणों ने तुरंत मदद के लिए दौड़ लगाई और उन्हें दंडी कंडी पर बिठाकर लगभग 18 किलोमीटर की दूरी तय करके मुख्य सड़क तक पहुंचाया। रात के समय ग्रामीणों को रुकमणी देवी को अस्पताल पहुंचाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस बीच डुमक गांव के लोग सड़क निर्माण की मांग को लेकर क्रमिक धरना उपवास कर रहे हैं, जो अब 80 दिनों से अधिक हो चुका है। ग्रामीण शासन और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। लालकुआं तहसील क्षेत्र के आकृति नेचुरल प्रोडक्ट प्लांट में हाल ही में प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान बड़े पैमाने पर गड्ढे खोदकर अवैध रूप से उप खनिज निकाले जाने और उन गड्ढों में सेचुरी पेपर मिल की केमिकल युक्त राख भरने का मामला सामने आया है। इस मामले में 2 दिन पहले जिला प्रशासन और खनन विभाग द्वारा की गई छापेमारी के बाद जिम्मेदार अधिकारियों ने इसे एनजीटी का मामला बताकर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया है। इस स्थिति को लेकर स्थानीय पर्यावरण मित्र और समाज सेवी अत्यंत चिंतित हैं। उन्होंने प्लांट संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वे नेचुरल प्लांट के गेट पर प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करेंगे। उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने बताया है कि छापेमारी के दौरान गड्ढों में केमिकल युक्त राख पाई गई थी। इस मामले की जांच के लिए एनजीटी को पत्र भेजा गया है और खनन विभाग ने गड्ढों की पैमाइश पर रिपोर्ट शासन को भेज दी है। हालांकि 2 दिन बीत जाने के बाद भी एनजीटी की टीम मौके पर नहीं पहुंची और प्लांट स्वामी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे सवाल उठ रहे हैं। इस गंभीर प्रकरण पर स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और प्रशासन की उदासीनता पर सवाल उठ रहे हैं। के ही माध्यम से मतलब मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिली थी कि केमिकल जो है वो डाला जा रहा है। तो इसमें हमने खनन विभाग की टीम को ले जाकर जांच कराई है। तो जांच में ये पाया गया कि कुछ राख टाइप का मटेरियल उसमें डाला जा रहा है, जिसको हमने अभी रुकवा दिया है। उसके लिए जो है वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को हमने रिपोर्ट में मेंशन किया है कि उनके द्वारा जांच कराई जाए, क्योंकि वही उसके लिए टेक्निकल विभाग है कि उससे कितना पोल्यूशन होगा और उससे क्या नुकसान हो सकते हैं और उसमें क्या आगे की कार्रवाई जुर्माना इत्यादि किया जाए। तो अभी रिपोर्ट हम उसको प्रेषित कर रहे हैं, आगे कार्रवाई से आपको अवगत कराएंगे। गड्ढे खुदाई की पैमाइश की है और इसमें बताना चाहूँगा कि जिस गड्ढे की हमने पैमाइश की है उसमें पूर्व से जुर्माना लगाया गया है। ऐसा जो है उसके हम डॉक्यूमेंट से भी जांच कर रहे हैं और स्टोन प्रेशर के स्टाफ ने ये बताया कि इस पे बोर्ड में जो जुर्माना लगाया गया था उन्होंने जमा करा दिया है। तो इसमें जो भी सत्यता होगी प्रमाण में, उसके अकॉर्डिंग हम आगे कार्रवाई करेंगे। ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, कहीं भी कोई शिकायत इस तरह की आएगी तो हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। नैनीताल के राज्य अतिथि गृह में आम आदमी पार्टी की जिला समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि दिल्ली के विधायक व उत्तराखंड सह प्रभारी रोहित महरूलिया रहे। इस मौके पर उन्होंने उत्तराखंड के 13 जिलों के कार्यकर्ताओं की कार्य समीक्षा की। साथ ही कहा कि आप पार्टी दिल्ली से निकलकर देश के कोने कोने तक फैल रही है। आगामी चुनाव में जनता को सहयोग रहा तो आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। बैठक में उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर ने पार्टी को एकजुट करने पर जोर दिया है। में हमारी प्रदेश एवं जिला स्तर की कार्य समिति की बैठक यहाँ पर हो रही है और जिसमें लगभग 13 जिलों से यहाँ पर हमारे प्रतिनिधि पहुँचे हुए हैं और हमारे जो अनुषंगिक संगठन हमारे साथ में काम कर रहे हैं उनके भी प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष कलेर साहब के यहाँ पर नेतृत्व में बहुत शानदार काम हो रहा है और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता आज तेजी से पूरे देश में बढ़ रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली के अंदर एक मॉडल देश को दिया है बदलाव की राजनीति की,
बयार आज दिल्ली से निकलकर अन्य प्रदेशों तक भी जा रही है। पंजाब में आज वो शानदार हमारी सरकार काम कर रही है। तो आज दो चीज़ें हैं, एक तो दिल्ली का जो मॉडल है वो लोग देख रहे हैं, पंजाब में वो काम हो रहे हैं, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, जो बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग अभी तक तरस रहे थे, आज वो दिल्ली वासी उसका लाभ उठा रहे हैं। अन्य प्रदेशों के अंदर भी जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगभग 22 राज्यों के अंदर जहां सरकार है, वहां के निवासी भी आज अपने मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं, अपने बीजेपी के नेताओं से पूछ रहे हैं कि जब दिल्ली के अंदर ये तमाम काम हो सकते हैं तो आप यहाँ पर क्यों नहीं हो सकते? जब दिल्ली में फ्री बिजली हो सकती है, यहाँ पर बिजली बनती भी नहीं है, जहाँ अन्य प्रदेशों से खरीदी जाती है वहाँ पर बिजली फ्री मिल रही है, तो यहाँ पर क्यों नहीं मिल सकती है? तो आज एक तो ये चीज़ हो गया अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल। दूसरा कि जो भारतीय जनता पार्टी की आज प्रदेश में सरकार चल रही है, लोगों की उम्मीद में पूरी तरीके से जहां पहाड़ों में कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है, वहीं जोशीमठ ब्लॉक के तपोवन न्याय पंचायत में भगवान रामचंद्र जी की लीलाओं का भव्य मंचन हो रहा है। 3 वर्षों बाद यहां राम भक्त सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। वहीं द्वितीय अवसर पर श्री श्रवण कुमार की लीला का भी आयोजन हुआ है, जिसमें उनके अभिनय ने दर्शकों को भावुक कर दिया है और कई भक्तों की आंखों में आंसू आ गए हैं। अल्मोड़ा के विकास खंड में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर क्षेत्र के ग्रामीण का क्रमिक अनशन स्थगित किया गया है। तहसीलदार ने क्रमिक अनशन कर रहे ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि ग्रामीणों की मांग पर जल्द उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तराखंड के जन कल्याण समिति अध्यक्ष ने कहा है कि प्रशासन विभिन्न विभागों के अधिकारियों से वार्ता करने के बाद धरना फिलहाल स्थगित किया है। वहीं आंदोलनकारियों साथियों की सहमति पर धरना स्थापित किया गया है। प्रशासन के साथ और तमाम विभागों के साथ संयुक्त वार्ता कर धरना प्रदर्शन को स्थगित किया गया है और कुछ शर्तों के साथ किया गया। तमाम आंदोलनकारी साथी उस वार्ता में थे और उनकी संयुक्त सहमति के आधार पर स्थगित किया गया है और प्रशासन को अवगत कराया गया है कि अगर हमारी मांगें शीघ्र पूर्ण नहीं हुई तो हम पुनः अब की बार हमारा क्रमिक अनशन नहीं, अब आमरण अनशन होगा, क्योंकि 4 महीने का समय प्रशासन ने मांगा है और हमने उनको 5 महीने का समय दिया है। अगर 5 महीने में भी या जन मुद्दों पे, जन समस्याओं पे अगर कार्रवाई नहीं हुई तत्काल प्रभाव से, तो हम आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे। बद्रीनाथ धाम में ऊंची चोटियों में हाल ही में ताजी बर्फबारी हुई है, जिससे मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। इस बर्फबारी के चलते नारायण धाम में हल्की ठंड भी महसूस की जा रही है। बर्फ से ढकी चोटियां बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। हर दिन लगभग 8000 तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। हाल ही में यात्रियों ने खुद ताजा बर्फबारी का अनुभव किया है और जय बद्री विशाल के नारे लगाए हैं। हालांकि आज चटक धूप खिल गई है, लेकिन पहाड़ियां दूर से ही चांदी की तरह चमक रही हैं। अब तक बद्रीनाथ धाम में 11 लाख से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। ज्योतिर्मठ में भू धसाव से सुरक्षा के लिए डीपीआर लगभग तैयार हो गया है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने स्थानीय लोगों को प्रस्तावित कार्यों की जानकारी दी है, जिसमें सीवरेज, ड्रेनेज, स्लोप स्टेबलाइजेशन और टो प्रोटेक्शन वाल निर्माण शामिल है। आईआईटी रुड़की से प्रशिक्षण के बाद जल्द ही इन कार्यों पर शुरुआत की जाएगी। देखिए, आज यहाँ 3 विभागों ने अपने प्रस्तावित कार्य यहाँ के मूल निवासियों को प्रस्तुतिकरण दिया है, जिसमें सिंचाई विभाग का अलकनंदा रिवर की लेफ्ट बैंक पे प्रोटेक्शन वॉल का कार्य है। उसके बाद पेयजल निगम के ड्रेनेज और सीवरेज के कार्य हैं। ड्रेनेज में अराउंड 97 किलोमीटर का इनका ड्रेन बनना है, जिसमें 7 मेजर ड्रेन्स हैं और उसका प्रस्तुतिकरण भी दिखाया गया। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी द्वारा इसकी सॉइल बेरिंग कैपेसिटी और अन्य जो शेयरिंग फोर्सेस के रिगार्डिंग कार्य किए गए हैं, बोरहोल ड्रिलिंग की है, उसके बारे में पीडब्ल्यूडी ने अवगत कराया। और राजस्व विभाग ने जो धनराशि वितरित हुई है 217 लोगों को, उसके बारे में अवगत कराया है। और एक बहुत ही सकारात्मक बैठक रही है और आशा है कि जल्दी ही ये कार्य धरातल पर दिखेंगे। और
उत्तराखंड को देवभूमि और पर्यटन प्रदेश के रूप में जाना जाता है और रानीखेत इसका विशेष हिस्सा है। रानीखेत के विधायक प्रमोद नैनवाल ने बताया है कि यहां लगातार विकास कार्य हो रहे हैं जो पर्यटन को बढ़ावा देंगे। उन्होंने कहा है कि 18 किलोमीटर रोड को बेहतरीन बनाया गया है और जल्द ही एक स्टेडियम और झील का निर्माण भी किया जाएगा। विधायक ने इन कार्यों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है और उम्मीद जताई है कि इससे रानीखेत में और अधिक पर्यटक आएंगे। पर्यटन, चूंकि पर्यटन हमारा पहाड़ में मल्टीपल टाइम जो हमको रोजगार दे सकता है, उसके लिए पर्यटन एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हमारा पर्यटक कार्यालय मेरी विधायक बनने से पहले 8 साल पहले से उसमें ताले पड़े थे। पर्यटक एकमात्र पर्यटक कार्यालय जो पर्यटकों को तमाम सुविधाएं देता है और जो वहाँ पर होटल खोलने वाले, मोटल खोलने वाले, रेस्टोरेंट खोलने वाले जो अभ्यर्थी होते हैं, स्थानीय युवा जो उसमें आना चाहते हैं, उनको जो मार्गदर्शन करने वाला जो कार्यालय है, अगर वो 7-8 साल से बंद रहेगा तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी जागरूकता से हमारे पूर्व के जनप्रतिनिधि ने उसमें ध्यान दिया। तो मैंने आया, सबसे पहले हमने पर्यटक कार्यालय खुलवाने का काम किया। और जो हमारे रामनगर कॉर्बेट को रानीखेत से जोड़ती है सड़क, 18 साल से उसमें डामर नहीं हुआ था, उसमें गड्ढे ज्यादा और सड़क कम रह गई थी। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय अपने लोक निर्माण मंत्री जी से अनुरोध किया और मैं दिल्ली भी गया, माननीय गडकरी जी से मिला, उनसे अनुरोध किया और मुख्यमंत्री जी ने मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए पूरी सड़क में आज हॉट मिक्स हो गया है। पिछले साल उसमें हॉट मिक्स हो गया, बहुत बढ़िया उसमें गाड़ियां चल रही हैं। और उसमें हमारी जो एकमात्र वहां पर फ्लाईओवर बनना था, वो फ्लाईओवर मुझे लगता है 6 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। और मेन तो क्योंकि रोड कनेक्टिविटी जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक पर्यटक के आने की संभावना उतनी कम रहती है। अब फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए खबर भारत 360 के साथ। नमस्कार।